वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, हिस्ट्री के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं क्या, मेडिवल हिस्ट्री। तो आज ये उसका दूसरा लेक्चर आ चुका है। ठीक है, एक मैंने डाल दिया है, आप उसको देख सकते हो। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास पूरा कंप्लीट करा दिया, उसके 400 MCQ भी डाल दिए। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लो। जैसे ही अभी ये मध्यकालीन भारत हो जाएगा, इसके 500 MCQ कर लेंगे। फिर मॉडर्न हिस्ट्री करेंगे, वो हो जाएगा ना, तो फिर कंबाइन 1000 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लेंगे, काम खत्म। इससे ज़्यादा फिर आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, फिर बाकी GS फुल लेंथ स्टार्ट कर देंगे, फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, तो अच्छे से इसके करिए। और आपने तो RO का पेपर इससे पहले का देखा होगा, PCS का भी। ठीक है, राजाओं की क्रोनोलॉजी पे थोड़ा फोकस करिएगा, वो काफ़ी सवाल ट्रेंड इस टाइम के बनने लगे हैं ना। जो जितने राजा हैं उनका टाइम आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्रोनोलॉजी बहुत पूछने लगा है, कालानुक्रम। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी तक टेलीग्राम पे इसको ज्वाइन नहीं करा तो इस चैनल को UBP से रिलेटेड नहीं, इसको टेलीग्राम पे ज्वाइन करो, सारे नोटिफिकेशन वहीं मिलते हैं। नोट्स चाहिए तो इन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारे ग्रुप चल रहे हैं, पूरी सिलेक्शन तक की तैयारी, पूरा ट्रेंड पैटर्न के अनुसार पूरा सिलेक्शन मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। तो दिल्ली सल्तनत चलती है 1206 से 1526 तक। कब तक चलेगी? 1206 से 1526 तक चलेगी। कैसे? तो इसकी पूरी क्रोनोलॉजी देखेंगे तो सबसे पहले जो दिल्ली सल्तनत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 1206 से 1290 क्या, स्लेव डायनेस्टी या गुलाम वंश। ये कौन सा वंश था? गुलाम वंश के बारे में। तो इसके सारे राजाओं के बारे में देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो गुलाम वंश की नींव कौन रखता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम होता है किसका? मोहम्मद गौरी का। ठीक है, 1206 से 1210 तक इसका शासनकाल रहता है। अब इसकी उपाधियाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको पता होगी। इसने पील बख्श की उपाधि ली थी, लाख बख्श था क्योंकि बहुत दान करता था। ठीक है, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खावा, हातिम द्वितीय, मालिक और सिपहलसार मोहम्मद गौरी ने दी थी इसको उपाधि। सिपहलसार की किसने दी थी? मोहम्मद गौरी ने। तो इसको क्या क्या उपाधियाँ मिली थी? पील बख्श है, लाख बख्श है, कुरान खां है, हातिम द्वितीय है, मालिक है और सिपहलसार है। ठीक है, इसके बाद आता है फिर 1210 में आराम शाह। थोड़े टाइम के लिए शासन बनता है, बहुत ही कम समय के लिए आराम शाह बनता है। मेन शासन फिर करता है इल्तुतमिश। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम होगा, स्लेव ऑफ स्लेव कहते हैं, बड़ा फेमस। तो इसने रूल करा 1210 से 1236 तक, 1210 से 1236। ठीक है, अब इसने सुल्तान सैयद की उपाधि ली, सुल्तान सैयद। ठीक है, मिनहाज ने इसको दी थी सुल्तान सैयद या भाग्यशाली सुल्तान जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब सुल्तान आजम नासिर आमिर उल मोमीन, सुल्तान आजम नासिर आमिर उल मोमीन खलीफा ने उपाधि दी। गुलामों का गुलाम, कौन सा? गुलामों का गुलाम। मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह। अभिलेखों में ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर की भूमि संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक कहा गया इसको। ठीक है, तो ये सब उपाधियाँ किसकी थी? इल्तुतमिश की। क्या? सुल्तान सईद, सुल्तान आजम, नासिर आमिर उल मोमीन, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह, अभिलेखों में ईश्वरों की भूमि का संरक्षक कहा गया इसको। ठीक है, फिर आपको रकुद्दीन फिरोज थोड़े टाइम के लिए बनता है 1236 में। रज़िया सुल्तान जो बनेगी 1236 से 1240 में बनेगी रज़िया सुल्तान। ठीक है, इनका पूरा नाम जलालत उद्दीन रज़िया था। क्या था? जलालत उद्दीन रज़िया। रज़िया का पूरा नाम जलालत उद्दीन रज़िया। इसने कौन सी उपाधि ली? उम्दत उल निस्वा। कौन सी? उम्दत उल निस्वा की उपाधि ली इसने, उम्दत उल निस्वा, उम्दत उल निस्वा। ठीक है, रज़िया सुल्तान ने कौन सी ली? उम्दत उल निस्वा की उपाधि, याद रखना। और टाइम पीरियड 1236 से 1240। ठीक है, फिर मोइजुद्दीन बहराम शाह, मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक रहेगा। मोइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242। ठीक है, अलाउद्दीन मशहूद शाह, अलाउद्दीन मशहूद शाह 1242 से 1246 आ जाएगा। फिर 1242 से 1246 अलाउद्दीन मशहूद शाह। ठीक है, इसकी उपाधि थी दरवेश। क्या उपाधि थी? दरवेश। ठीक है, तो एक बार क्रोनोलॉजी देखते हैं क्या थी। ऐबक आएगा सबसे पहले, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेके 1210। अभी सब अलग अलग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कौन मृत्यु हुई, किसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। अभी क्रोनोलॉजी रागो। फिर आराम शाह 1210 में आएगा। 1210 से मेन इंपॉर्टेंट है 1236 इल्तुतमिश चलेगा, अब इसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर 1236 में बहुत कम समय के लिए रकुद्दीन फिरोज आएगा। फिर 1236 से 1240 रज़िया सुल्तान आ जाएंगी। रज़िया सुल्तान के बाद ये रूलर इंपॉर्टेंट है मोइजुद्दीन बहराम शाह, जो कि 1240 से 42 है। 1242 से 46 अलाउद्दीन मशहूद शाह। ठीक है,
फिर नसीरुद्दीन महमूद आते हैं 1246 से 1265 तक, काफ़ी लंबे समय तक के लिए राजा बनते हैं। नसीरुद्दीन महमूद शाह 1246 से 1265। मिन्हाज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान और सुल्तान सलातीन कहा है। क्या कहा है? सुल्तान सलातीन कहा है। मिन्हाज ने नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। ठीक है। टाइम पीरियड 1246 से 65। फिर आता है बलबन। इसका मूल नाम है बलाउद्दीन। क्या है? बहाउद्दीन। और उपनाम है बलबन खुर्द। क्या है? बलबन खुर्द। बलबन का टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट राजा रहा है दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का, 1266 से 1287। 1266 से 1287 कौन रहा है? बलबन रहा है। ठीक है। अब इसकी उपाधि थी गियासुद्दीन। जब सुल्तान बना तब ये उपाधि धारण की थी इसने, गियासुद्दीन की। ठीक है। और है उलूग खां। कौन सी? उलूग खां। नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, नाम देख रहे हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइटल इसने लगाया था। जिल्ले इलाही टाइटल किसने लिया था? सबसे पहले बलबन ने लिया था। नियाबत खुदाई, उलूग खां और गियासुद्दीन। ठीक है। तब ये उपाधि ली थी इसने। कैकुवाद 1287 से 1290। कैकुवाद 1287 से 1290 और कैमूर्स 1290 में आता है। फिर कैमूर्स 1290 में। चलिए अब आते हैं हम लोग आगे अपने टॉपिक पे। ये राजाओं के भाई प्लीज़ नाम और क्रोनोलॉजी याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब दिल्ली का जो संस्थापक था वो कौन था? अनंगपाल तोमर। कौन था? अनंगपाल तोमर, जिसका मूल नाम था बिलानदेव। क्या था? बिलानदेव। तो नाम याद रखिएगा। दिल्ली का संस्थापक कौन था? तोमर डायनेस्टी का था अनंगपाल तोमर। ठीक है। चलिए अब अन्य नाम इसके देखते हैं दिल्ली के। क्या थे? इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम, जो कि इस्लाम का प्रमुख केंद्र है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी है यहाँ पे। इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम, बगदाद द्वितीय। तोमर वंश के शासक ढिल्ली के नाम पर इसका नाम दिल्ली पड़ा था। तोमर वंश के जो शासक थे ढिल्ली, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिल्ली पड़ा था। दिल्ली कैसे पड़ा इसका नाम? अगर आपको पता हो तो तोमर वंश के शासक थे ढिल्ली, उन्हीं के नाम पे इसका नाम दिल्ली पड़ा। और इसके अन्य नाम क्या थे? इंद्रप्रस्थ, योगनीपुर, कुव्वतुल इस्लाम और बगदाद द्वितीय। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, जूम कर देता हूँ थोड़ा। आनंगपाल द्वीपी को लालकोट दुर्ग तथा आनंगपाल नामक दिल्ली के प्राचीनतम जल निकाय कार्य को श्रेय दिया जाता है। मतलब दिल्ली का जितना निर्माण है उसका श्रेय आनंगपाल को जाता है। ठीक है। राजस्थान के बिझोलिया अभिलेख जो है उसमें चौहान शासक विग्रह राज द्वारा ढिल्ली का, जिसको दिल्ली है, जीतने की चर्चा भी दी गई है। राजस्थान के बिझोलिया अभिलेख में दिल्ली के जीतने की चर्चा दी गई चौहान शासकों द्वारा। 13वीं सदी के पालम बाओली अभिलेख में, किसमें? पालम बाओली अभिलेख में दिल्ली को किसी उधारा नाम के व्यक्ति द्वारा निर्मित बतलाया गया है कि दिल्ली का जो निर्माण है वो करा है किसने? उधारा ने। और इसी अभिलेख में तोमर एवं चौहान शासकों के बाद मोहम्मद गौरी से, तोमर शासक फिर चौहान शासक के बाद मोहम्मद गौरी से बलबन तक के सुल्तानों की सूची शक कहकर दी गई है। ठीक है। मतलब उनको शक कहा गया है। तो पूरी जो हमें टाइम पीरियड पता चलता है वो इन अभिलेखों ही से पता चलता है। और फिर सरबन जो अभिलेख है 14वीं शताब्दी का, उसमें दिल्ली के इतिहास के साथ दिल्ली के सुल्तानों को तुरुष्क या तुर्क कहकर संबोधित किया गया। क्या कहकर? तुर्क कहकर। ठीक है। 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात दिल्ली पर तुर्कों का अधिकार हुआ है। और 1193 ईस्वी से दिल्ली भारत में गौरी के राज्य की राजधानी बन गई थी। गौरी क्या बन गई थी? दिल्ली राजधानी बन गई थी। मोहम्मद हबीब के अनुसार दिल्ली सल्तनत ने 1192 में तराइन युद्ध में लिया। ये तो हम लोग कर चुके हैं 1526 में, अभी वो भी देखेंगे, पानीपत का द्वितीय युद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किला-ए राय पिथौरा, जिसको पृथ्वीराज चौहान का दुर्ग कहते थे, के चारों निर्मित भवन महरौली दिल्ली के 7 नगरों में पहला था। दिल्ली के 7 नगरों में पहला नगर कौन सा था? किला-ए राय पिथौरा। ठीक है। इल्तुतमिश के शासनकाल से दिल्ली को हजरत दिल्ली, प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में जाना जाने लगा। किसमें? प्रतिभाशाली दिल्ली के रूप में। ईसामी के अनुसार अरब, खुरासन, चीन, बुधारा तथा अन्य स्थानों से प्रसिद्ध व्यक्तियों ने मधुमक्खियों की भांति पंक्ति बनाकर दिल्ली में निवास किया, जैसे पतंगे के झुंड दीपक को घेर लेते। मतलब सारे ही लोग केंद्र समझ रहे थे दिल्ली को। अब कारण था दिल्ली जो था ऐसा केंद्र था, चारों तरफ से बफर जोन बनाता था, है ना। आप कहीं से भी उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। सारे राज्य वहीं से केंद्रित होते थे। फिर आता है सर्वप्रथम जो बलबन द्वारा दिल्ली के चारों कोनों भोजपुर, पटियाली, काम्पिल, जलाली में 4 किलों का निर्माण किया गया था। किसने करा था? बलबन ने। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में निर्मित
सीरी द्वितीय दिल्ली के रूप में जानी गई। कौन? सीरी द्वितीय। उसने यहाँ वृत्ताकार अलाई किला या कोशके सीरी का निर्माण करवाया जिसमें 7 द्वार थे। कितने? 7 द्वार। और बर्नी ने सीरी को शहर नौ कहा। क्या कहा? शहर नौ या नवघर। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के चारों ओर एक रक्षात्मक 4 दीवारी का भी निर्माण कराया था। किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर बाद में गियासुद्दीन तुगलक ने यहाँ तुगलकाबाद शहर भी बसाया। दिल्ली में तुगलकाबाद शहर किसने बनवाया था? गियासुद्दीन तुगलक ने। ये सब दिल्ली के इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, ठीक है, दिल्ली के। और दिल्ली का तीसरा शहर यही था, तुगलकाबाद। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर बसाया जो दिल्ली का चौथा नगर था। चौथा नगर कौन था? जहाँपनाह नगर। और जहाँपनाह नगर रायपिथौरा साथ तथा सीरी के मध्य स्थित था। फिरोज तुगलक ने यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद बसाया। कौन सा? फिरोजाबाद, जो कि दिल्ली का 5वां नगर था, फिरोजाबाद। आज का फिरोजाबाद ही फिरोज शाह कोटला है। जो फिरोज शाह कोटला वो फिरोजाबाद था। फिर सैयद वंश के शासक मुबारक शाह ने 1434 में यमुना के किनारे मुबारकाबाद नगर का निर्माण कराया। किसका? मुबारकाबाद नगर का। तो ये दिल्ली के बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 1 लाइनर आपको एक जगह इसको नोट कर लेने, ऐसी जानकारी आपको हर जगह नहीं मिलेगी, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। जब शेर शाह सूरी ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो यहाँ शेरगढ़ या दिल्ली शेरशाही नामक नगर बसाया गया बाद में। कब? जब शेर शाह सूरी ने अधिकार कर लिया, और ये छठा दिल्ली का नगर था। बाबर ने दिल्ली को अफगानों से छीनकर, बाबर ने क्या करा? अफगानों से छीनकर दिल्ली को मुगल शक्ति का केंद्र बाबर बनाएगा बाद में, ठीक है। फिर 1533 में हुमायूं ने दिल्ली में दीन पना नगर की स्थापना करी। किसने? हुमायूं ने दीन पना नगर बनाया। कौन सा नगर बनाया? दीन पना। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया? तुगलकाबाद। क्या बनवाया? तुगलकाबाद बनवाया, ठीक है। ऐसे मोहम्मद बिन तुगलक ने जहाँपनाह नगर बसाया, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला नगर बनाया जो प्रेजेंट में है, ठीक। ये सब याद रखना है आपको। मध्यकालीन भारत का प्रथम और एकमात्र हिंदू राजा हेमू था। कौन था हिंदू राजा? हेमू था, जिसने 1556 में दिल्ली के राज सिंहासन पर अधिकार कर लिया था। हेमू ने, तभी तो फिर बाद में बाबर आएगा, ठीक है। शाहजहाँ ने 1638 में यहाँ शाहजहाँबाद की नींव डाली। किसने? शाहजहानाबाद की नींव डाली। और 1648 में इसको मुगलों की अंतिम राजधानी बनाया गया था। दिल्ली को मुगलों की अंतिम राजधानी 1648 में बनाया गया, क्योंकि उससे पहले आगरा बना दी गई थी। दिल्ली की इमारतों को ही केंद्र में रखकर सर सैयद अहमद खान ने असासुद्दीन की रचना की थी। किसने? सर सैयद अहमद खान ने। 1206 ईस्वी से 1506 ईस्वी तक दिल्ली पर 5 वंशों का शासन रहा। वही स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, जिनमें से 320 वर्षों तक शासन रहा है। सबसे ज़्यादा समय तुगलक वंश, 94 वंश। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पूछ चुका है बहुत बार कि सबसे ज़्यादा कौन रहा है, सबसे कम कौन रहा है। क्रोनोलॉजी भी पूछता है। तो सबसे ज़्यादा समय तक रहा है तुगलक वंश, और सबसे कम शासन करा है किसने? खिलजी वंश ने 30 साल। खिलजी ने 30 साल और तुगलक ने 94 वर्ष, ठीक है। शासकों में बहलोल लोदी ने सर्वाधिक समय तक शासन किया। अब आपसे शासकों में भी पूछ ले कि किस शासक ने सबसे अधिक समय तक दिल्ली सल्तनत में राज करा है, तो लोधी वंश के बहलोल लोदी ने करा है, ठीक है, 38 वर्ष तक। उसके बाद फिरोज तुगलक का कार्यकाल रहा है, जिसने 37 वर्षों तक करा। ये तुगलक डायनेस्टी का रहेगा। अभी बताऊंगा स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, क्रोनोलॉजी भी पढ़ेंगे अभी। अब ये 1 लाइनर इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो सबसे लंबी डायनेस्टी कौन रही है? तुगलक वंश 94 वर्ष। छोटी कौन रही है? खिलजी वंश 30 वर्ष। शासकों में सबसे ज़्यादा बहलोल लोधी 38 साल, और सबसे जो बाद में उसके सेकंड पे कौन है? फिरोज शाह तुगलक 37 साल, ठीक है। 1236 से 1296 ईस्वी तक कुल 10 सुल्तानों ने शासन किया था। कितने? 10 सुल्तानों ने शासन किया है। और 1236 से 1246 की अवधि में 5 सुल्तान बने। कितने? 5। नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक एवं सिकंदर लोदी, ये सुल्तान हिंदू माँ की संतानें थे। ये किसकी थी? हिंदू माँ की संतानें थी। ये आपको पता है कौन कौन? नसीरुद्दीन खुसरो शाह, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, ठीक है। सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसका साम्राज्य 33 प्रांतों में विभाजित था। सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का, 33 प्रांतों में विभाजित था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था। कौन था? नसीरुद्दीन महमूद, जो कि तुगलक वंश का अंतिम सुल्तान था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का अंतिम तुर्की सुल्तान कौन था पूछ लेगा तो नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है, जो कि तुगलक वंश का था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो कि लोदी वंश का अंतिम शासक था, ठीक है। लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी। तुर्क का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद, तुगलक वंश का। मोहम्मद हबीब के अनुसार मध्यकालीन भारत का बौद्धिक इतिहास शेख मोइनुद्दीन चिश्ती से तथा राजनीतिक इतिहास का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे टर्म।
बौद्धिक इतिहास मोइनुद्दीन चिश्ती से होता है और राजनीतिक इतिहास का शुरुआत होता है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वन लाइनर है, दिल्ली से रिलेटेड सारे जो कि आपको याद रखने। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं अपने गुलाम वंश की तरफ। सबसे पहला रूलर है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, जो कि 1206 से 1210 रहेगा, जैसा कि ऊपर देखा हमने। दाश वंश कह सकते हो, गुलाम वंश, ममलूक वंश, 3 वंश एक ही नाम है इनके, 3, गुलाम वंश, ममलूक बोलो या दाश वंश। इसकी जाति जो थी ये तुर्क का था, तुर्क, और राजधानी क्या थी? लाहौर थी। क्या थी? लाहौर थी इसकी राजधानी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक था इसकी राजधानी लाहौर थी। इल्तुतमिश उसको फिर दिल्ली लाएगा। ठीक है, अब उपाधियाँ हम लोग देख चुके हैं, पील बख्श, लाख बख्श, कुरान खावा, हातिम दुती, मलिक, सिपलहसार, ये सब। ठीक है, मोहम्मद गौरी ने दी थी। काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने, किसने? काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी, काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज़ कूफ़ी ने सर्वप्रथम ऐबक को ख़रीदा, मतलब ये गुलाम था ना, एवं धनुर्विद्या तथा घुड़सवारी की शिक्षा दी। धनुर्विद्या और घुड़सवारी की शिक्षा दी। ऐबक कुरान पढ़ता था एवं उसे कुरान भी याद रहती थी, इसी कारण वह कुरान खवा के नाम से प्रसिद्ध था। ऐबक को मोहम्मद गौरी ने खरीद लिया था और मोहम्मद गौरी ने उसे आमिर आखूर का पद दिया था। किसका? आमिर आखूर का पद दिया था, एक फ़ौज में एक पद होता था वो दिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का सबसे भरोसेमंद था, तभी तो देखो राजा ही बना दिया बाद में उसने। इसी कारण गौरी ने ऐबक को अपने भारतीय विजित प्रदेशों की कमान सौंपी, जितना भी भारत में रीच। और ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। भारत में तुर्की राजवंश का संस्थापक किसको माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक को उसका दानशीलता के कारण लाख बख्श भी कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, क्योंकि बहुत दान करता था, हाथियों का दान करने वाला। पील बख्श का मतलब हाथियों का दान करने वाला। हसन निजामी एवं फ़रुखमुद्दीन ऐबक के दरबार में विद्वान थे। ऐबक के दरबार में विद्वान कौन था? हसन निजामी एवं फ़रुखमुद्दीन। हसन निजामी, फ़रुखमुद्दीन, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। कुतुब मीनार तो 3 लोग बनवाएंगे, खैर अभी इल्तुतमिश भी है, फिर आपका तुगलक जो है, फिरोज शाह तुगलक, वो भी आएगा। ठीक है, तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार तो बनवाई ही। ऐबक के सेना नायक बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त कर दिया था? बख्तियार खिलजी ने। ऐबक ने सभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इंपॉर्टेंट, कभी भी सुल्तान की उपाधि कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं ली। उसने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा। मलिक और सिपह सलार बहुत कहते हैं डाउन टू अर्थ है। गौरी के अधिकारी गयासुद्दीन महमूद से मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद 1208 ईस्वी में ऐबक को दासता से मुक्ति मिली। अब गौरी ने इसको कहा कि जाओ हम तुम्हें दास मुक्त करते हैं। मतलब पहले कैसा था यार, हम दास बन गए। देखो जैसे आपने कटप्पा पिक्चर देखी ना, मतलब प्राण जय वचन नहीं, एक बार कह दिया, वचन दे दिया तो दे दिया। जब तक राजा खुद नहीं उसको कहेगा हाँ मैं तुम्हें दास मुक्ति दे रहा हूँ, तब तक नहीं। आज आदमी देखो कैसे मुंह पे कुछ और है, पीठ पीछे कुछ और, मतलब जवान की कोई वैल्यू ही नहीं है ना। खैर, अपनी उदारता के कारण ही कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था, इसीलिए उसको लाख बख्श कहा गया। ठीक है, ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनवाया था। क्या क्या बनवाया? दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद इसी ने बनवाई। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का भी निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जैसे बाद में इल्तुतमिश और फिर फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 4थी मंजिल जुड़वाई थी। ठीक है, मृत्यु जो है सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की चौगान खेलते वक्त हो गई थी। चौगान मतलब जो कि आधुनिक पोलो होता है, चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने के दौरान। ठीक है, घोड़े से पोलो खेल रहा था तब 1210 ईस्वी में। उसे लाहौर में ही दफना दिया गया था। कहाँ? लाहौर में। कभी दिल्ली नहीं आया वो, मतलब अपने शासन में। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान की पदवी गयासुद्दीन मोहम्मद ने प्रदान करी थी। किसने? गयासुद्दीन मोहम्मद ने सुल्तान की पदवी दी। ठीक है, तो ये था बस कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। ज़रा सा आपको इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे, मैंने आपको काफ़ी पॉइंट्स इसमें बताए हैं। उसके पदनाम लाख बख्श से लेके आपका सिपह सलार तक। ठीक है, पील बख्श हाथी दान करने वाला गुलाम था ये गौरी का। ठीक है, कैसे मरा ये सब इसको देख लिया। अब आराम शाह का बहुत छोटा सा एक है, इसमें 1210 से 11 में आती, बहुत ही छोटा सा है। मृत्यु के पश्चात किसकी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। लाहौर में शासक कौन बनता है? आराम शाह। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आराम शाह ऐबक का पुत्र था। वहीं मिनहास के अनुसार ऐबक की केवल 3 पुत्रियाँ थी और कोई भी पुत्र नहीं था। ठीक, इसमें मतलब कंट्रोवर्सी है। अबुल फजल के अनुसार आराम शाह ऐबक का भाई था। अब कुछ लोग कहते हैं आराम शाह जो था ऐबक का भाई था, पुत्र था। आराम शाह का शासन केवल 8 महीने तक रहा है। इल्तुतमिश ने आराम शाह को हराकर आराम शाह के 2 मुख्य तुर्क सेनानी
अक्सनूर और फ़रूख शाह के युद्ध में मारे गए और आराम शाह को लाहौर के सरदारों का समर्थन प्राप्त था, वहीं इल्तुतमिश को दिल्ली के सरदारों का। तो बस अब आप इसमें इतना याद रखो, जो आराम शाह बस 1210 में आता है 8 महीने के लिए, इल्तुतमिश इसको हरा के खुद टेक ओवर कर लेगा। मेन शासन इल्तुतमिश का है काफ़ी अच्छा, जो कि एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। 1210 से वैसे 1236 माना जाता है, ठीक है। चलो अब ये कौन सी जाति का था, बहुत पूछता है। इलबारी तुर्क था। ये कौन था? इलबारी तुर्क था। इलम खां इसके पिता थे, ये भी गुलाम था क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इलबारी तुर्क था ये। संस्थापक शमसी वंश या प्रथम इलबारी वंश। शमसी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद आएगा अभी बाद में। शमसी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद। अब इसको उपाधि कौन कौन सी मिली थी? सुल्तान सैयद, यानी भाग्यशाली सुल्तान। मिन्हाज ने इसको दी थी सुल्तान सैयद। सुल्तान आजम, नासिर आमिर उल मोमीन। क्या क्या दिया? सुल्तान सईद। मिन्हाज ने इसको दिए सुल्तान सईद, सुल्तान आजम, नासिर आमिर उल मोमीन, गुलामों का गुलाम, मकबरों का पितामह। कुछ अभिलेखों में इसे ईश्वर की भूमि का संरक्षक एवं ईश्वर के सेवकों का सहायक भी कहा गया है। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश दिल्ली का पहला सुल्तान। उसने सुल्तान के पद की स्वीकृति गौर के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। इसने जो सुल्तान के पद की स्वीकृति ली थी, किससे ली थी? जो खलीफा होते हैं ना टर्की में, उनसे। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित की थी, ठीक है। इसीलिए उसे सुल्तान आजम की उपाधि दी खलीफाओं ने, सुल्तान आजम। गुलाम का गुलाम भी इसको कहा जाता है इल्तुतमिश को। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश इलबारी जनजाति का तुर्क था। सुल्तान बनने से पहले वह बदायूं का सूबेदार भी रह चुका है। 1205 से 1206 ईस्वी में खोकर जाति के विद्रोह को दबाने के लिए अभियान में यह मोहम्मद गौरी और ऐबक के साथ भी गया हुआ था। युद्ध में उसने साहस और कौशल का परिचय दिया, जिससे प्रभावित होकर गौरी ने ऐबक को उसकी दासता से मुक्त भी कर दिया था। ये तो हम लोग देख चुके हैं। इल्तुतमिश ऐबक का दामाद भी बनता है बाद में एवं बदायूं का गवर्नर भी था, ठीक है। इल्तुतमिश को आमिर शिकार का पद दिया गया। कि क्या, कौन सा पद दिया गया इल्तुतमिश को? आमिर शिकार का। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासन का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक तुर्की शासन का कौन माना जाता है? इल्तुतमिश। अब ऐबक तो मर ही जाता है 10 में, आराम शाह का मतलब नहीं है कुछ। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवाकर पूरा करा। इल्तुतमिश ने ही एकता व्यवस्था की शुरुआत की थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 5 स्टार बनाओ। भारत में एकता सिस्टम की शुरुआत किसने करी? मतलब दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने कर दी। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के भी चलाए। इसने क्या चलाए इल्तुतमिश ने? शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। सुल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इल्तुतमिश ने शुरू किए। इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा ये लाइन 5 स्टार, कि जो चांदी का था वो टंका था और तांबे का जीतल था। चांदी का टंका, तांबे का जीतल। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भी शुरू करी। इल्तुतमिश ने सभी शहरों में काजी और अमीरदाद नामक अधिकारी नियुक्त करे। कौन कौन से? काजी और अमीरदाद। काजी, अमीरदाद। सिक्के चलवाए, चांदी का टंका और तांबे का जीतल, ठीक है। चलिए अब इल्तुतमिश के कुछ प्रमुख अभियान हैं जो देख लेते हैं एक बार। 1226 में इल्तुतमिश द्वारा रणथंबोर जीता गया। रणथंबोर को कब जीता? 1226 में। 70 शासक इस पर विजय पाने में असफल रहे थे, पर इल्तुतमिश ने इसको जीत लिया, रणथंबोर को, 1226 में। 1227 में शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित मंडावर विजय हुई। मंडावर विजय 1227 में। 1232 ग्वालियर की पुनः विजय परिहार शासक मंगल देव को पराजित करा इसने। किसको? परिहार शासक मंगल देव, ग्वालियर का, 1232। 1236 इल्तुतमिश का अंतिम अभियान उत्तर पश्चिम बामियान पर हुआ। किस पे? उत्तर पश्चिम बामियान पर हुआ इल्तुतमिश का, 1236 में। और 1236 में फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, 1236 में ही, ठीक है। याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों, कुतुबुद्दीन ऐबक और ये। अब फिर रकुद्दीन फिरोज़ थोड़े समय के लिए बनेगा। इल्तुतमिश एवं खुंदाबंदे जहाँ शाह तुर्क या शाह तुर्कान की संतान रकुद्दीन फिरोज उसका दूसरा पुत्र है। इल्तुतमिश का ज्येष्ठ पुत्र नसीरुद्दीन महमूद उसके सब बच्चों में सर्वाधिक योग्य था। जो इल्तुतमिश के ज्येष्ठ पुत्र को नसीरुद्दीन महमूद, सभी पुत्रों में वो योग्य था, परंतु 1229 में उसका असमय निधन हो जाता है और इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी रज़िया को बनाया होता है। भैया रज़िया को प्रांतीय सूबेदार एवं शाह तुर्कान ने षड्यंत्र कर रकुद्दीन को शासक बनवा दिया, रज़िया को हटा के, कि रज़िया को नहीं बनाएंगे, एक स्त्री कैसे शासन कर सकती है। उसे शासक बनाने में मुख्य भूमिका प्रांतीय सूबेदारों की थी। और शाह तुर्कान एक तुर्की दास भी था। शाह तुर्कान वह दिल्ली सल्तनत की पहली महिला थी। कौन?
इल्तुतमिश, जिसने शासन को नियंत्रित करने का प्रयास किया। मिन्हाज के अनुसार फ़िरोज़ शाह को नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर टंके लुटाता था कि फ़िरोज़ शाह जो तो नशे की हालत में हाथी पर चढ़कर सिक्के विक्के लुटाया करता था, मतलब फुल अय्याश था। रज़िया सुल्तान कहते हैं अच्छी लीडर थी इतिहास की। चलिए अब रज़िया सुल्तान के बारे में देखते हैं। तो रज़िया सुल्तान का जन्म 1205 में बदायूं में होता है। उपाधि क्या होती रज़िया सुल्तान की? उम्दत उल निस्वा। क्या होती? उम्दत उल निस्वा। इनका पूरा नाम क्या होता है? जलालतुद्दीन रज़िया। जलालतुद्दीन रज़िया। संस्कृत शिलालेखों में उसे जलालुद्दीन कहा गया। क्या कहा गया? जलालुद्दीन। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली एवं आखिरी मुस्लिम महिला शासक थी। ठीक है, दिल्ली सल्तनत की तो पता होगा आपको। माता का नाम तुर्कमान खातून या कुतुब बेगम। अब इसने कौन से सिक्के चलाए? सुल्तान रज़ियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के डाले गए थे। नाम देख रहे हो, सुल्तान रज़ियत अल दुनिया वाल दीन बिन्त अल सुल्तान के रूप में सिक्के डाल दिए थे। रज़िया ने ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन जो थे, ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन, इनको निजाम उल मुल्क की उपाधि के साथ वजीर नियुक्त किया था। तो रज़िया सुल्तान का वजीर कौन था? ख्वाजा मुहाजिबुद्दीन। और जो मलिक सैफुद्दीन ऐबक बहतू को कुतलुग खां की उपाधि के साथ सेना का प्रधान दिया। क्या बना? एक सेना का प्रधान। पर उसकी मृत्यु हो गई, तो मृत्यु के बजाय मलिक कुतुबुद्दीन हसन गौरी को नायब लश्कर तथा मलिक इजाउद्दीन ए कबीर खां अयास को लाहौर के सूबेदार की उपाधि दी थी। ठीक है, अब नायब लश्कर कौन था भैया? हबीबुल्ला महोदय के अनुसार नायब लश्कर का पद रज़िया ने शुरू किया था। नायब लश्कर का पद किसने शुरू किया था? रज़िया ने नायब लश्कर। कबा एवं कुलाह। रज़िया ने महिला वस्त्र त्याग कर पुरुषों के वस्त्र कबा यानी कुर्ता एवं कुला पगड़ी धारण करने लगी थी। देख लो, मतलब कबा व कुला इसी ने पहना। महिला वस्त्र त्याग दिए इसने, पुरुषों के जो वस्त्र होता है कुर्ता और कुला मतलब पगड़ी, ये पहनने लगी थी। 1246 में कैथल में डकैतों ने रज़िया एवं अल्तुनिया की हत्या कर दी। बाद में फिर अल्तुनिया और रज़िया की हत्या किसने कर दी? और ये षड्यंत्र से हुआ, क्योंकि खलीफाओं को ये थोड़ी अच्छा लगे कि एक जो महिला है वो शासन करे ना, वो थोड़ा अगेंस्ट में थे। दिल्ली सल्तनत की प्रथम एवं अंतिम महिला शासक रज़िया सुल्तान थी। व्यक्तिगत दृष्टि से उसने भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया और राजनीतिक दृष्टि से उसने राज्य की शक्ति को सरदारों तथा सूबेदारों में विभाजित करने के साथ सुल्तानों के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय की परिस्थितियों में तुर्की राज्य के हित में था। मतलब अच्छा शासन किया उसने, इंटीग्रेटेड रखा इन सबको। रज़िया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रज़िया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। ठीक है, तो मतलब षड्यंत्र था इनका खलीफाओं का जो तुर्की के थे। चलिए अब देखते हैं हम लोग बलबन के बारे में। अब देखते हैं बलबन। मूल नाम क्या है भैया बलबन का? बहाउद्दीन। क्या था? बहाउद्दीन। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। 1266 से 1287। बलबन का मूल नाम बहाउद्दीन। उपनाम क्या था भैया इसका? बलबन खुर्द। क्या था? बलबन खुर्द। पूरा नाम क्या था इसका? गियासुद्दीन बलबन। क्या था? गियासुद्दीन बलबन। ठीक है, उपाधि क्या क्या ली इसने? गियासुद्दीन की उपाधि, जब सुल्तान बना तब ये उपाधि धारण की गियासुद्दीन की। उलूग खां की उपाधि, नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही। क्या क्या उपाधियाँ ली इसने? देखो, उलूग खां, नियाबत खुदाई, जिल्ले इलाही, गियासुद्दीन। ठीक है, जाति जो थी इसकी इलवारी तुर्क थी। कौन सी थी जाति? इलवारी तुर्क। संस्थापक की बात करें अगर, बलबनी वंश या द्वितीय इलवारी वंश, इस वंश का अंतिम शासक कैकूबाद था। कौन था? कैकूबाद। बलबनी वंश या द्वितीय इलवारी वंश का अंतिम शासक कौन था? कैकूबाद। दीवाने अर्ज, बलबन ही सबसे पहले सैन्य विभाग का गठन किया। किसने? बलबन ने, जिसे दीवाने अर्ज कहा गया। क्या कहा गया? दीवाने अर्ज। बलबन ने ही सैन्य विभाग का गठन किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। कौन सा विभाग? दीवाने अर्ज। कौन सा था? सैन्य विभाग था, बलबन ने करी थी। दीवाने अर्ज का पहला प्रमुख अमीर खुसरो का नाना, जो दीवाने अर्ज था उसका पहला प्रमुख कौन था? अमीर खुसरो का नाना इमादुल मुल्क रावत, जो कि पहले रावते अर्ज हुआ करते थे। तो ये जरूर याद रखो, दीवाने अर्ज किसने शुरू करा था? बलबन ने, सैन्य विभाग। फिर आता है शिक। बलबन ने ही सबसे पहले 1289 में जिलों के रूप में शिक का विकास किया था। जो जिले थे वो शिक थे और उसका प्रमुख शिकदार हो गया, जैसे आज के टाइम डीएम होता है जिलों का। ठीक है, ऐसे ही शिक बनाया जो कि जिले थे और फिर उनका शिकदार बना दिया। बरीद की बात करें, बलबन की सफलता का मुख्य आधार उसका गुप्तचर विभाग था। क्या था? गुप्तचर विभाग। बलबन ने प्रत्येक इक्ता यानी सूबे में तथा जनसाधारण के बीच बरीद की नियुक्ति की थी। ठीक है, बरीद क्या होता था? गुप्तचर होते हैं, गुप्तचर। साहिब दीवान की बात करें, बलबन ने इक्ताओं में ख्वाजा या साहिब दीवान की नियुक्ति थी। ख्वाजा और साहिब दीवान की नियुक्ति की। जागीरदारी व्यवस्था, सैनिकों को सैन्य सेवा के बदले जो जागीरें दी जाती थी वो उनकी मृत्यु के बाद भी उनके वंशजों के पास बनी रहती थी। सैनिकों को जो सैन्य सेवा
के बदले जागीरें देती थी, वो उनके पास ही रहती थी। खलीफा की बात करें, बलबन राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए खलीफा की अनुमति लेता था हर चीज़ में, और 1287 में इसकी मृत्यु हो गई। उसको दारुल अमान में दफन किया गया। कहाँ? दारुल अमान में दफन किया गया। चलो, इल्तुतमिश ने 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात बलबन को खरीदा था। बलबन को किसने खरीदा था? इल्तुतमिश ने। और रज़िया सुल्तान के समय बलबन आमिर शिकार के पद पर पहुंच गया था। किस पे? आमिर शिकार के पद पे। रज़िया के विरुद्ध षड्यंत्र में उसने तुर्कों सरदारों को साथ भी दिया था बलबन ने। उसके फलस्वरूप बहराम शाह के सुल्तान बनने के बाद उसे आमिर आखूर का भी पद मिला था। ठीक है, आमिर आखूर मतलब इसकी खलीफाओं के प्रति थोड़ा ज़्यादा झुकाव था। विद्रोहियों के प्रति बलबन की नीति रक्त एवं युद्ध की थी। ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखना। रक्त और युद्ध की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। रेड एंड ब्लड पॉलिसी किसने? बलबन ने। वहीं मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। ठीक है, विद्रोहियों के प्रति रक्त और युद्ध, और आपका मंगोलों के प्रति उसकी नीति कैसी थी? कूटनीति पर आधारित। बंगाल को तुर्क लोग परिपूर्ण नरक कहते थे। बंगाल को क्या कहते थे? परिपूर्ण नरक कहते थे। सल्तनत युग में इसे विद्रोहों का नगर भी कहा जाता था। भैया, विद्रोहों का नगर किसे माना जाता था? बंगाल को। बंगाल विद्रोह एकमात्र विद्रोह था जिसे बलबन ने दिल्ली से बाहर आकर दबाया था। ठीक है, दिल्ली से बाहर आके खुद दबाया था। इल्तुतमिश और बलबन दोनों के ज्येष्ठ पुत्रों की मृत्यु मंगोलों से लड़ते हुए हुई थी। मंगोलों से लड़ते हुए, मंगोल आक्रमण इसी के टाइम हुआ था ना, इल्तुतमिश और बलबन के समय। बलबन दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने अपना वैश्या यानी जो वसीयत थी घोषित की थी, अपनी वसीयत घोषित की थी। उसके वसीया को बर्नी ने संकलित किया था। किसने? बर्नी ने। और वसीया मतलब अपनी वसीयत। वसीया संकलित करना फ़ारस की परंपरा भी रही है। खैर, ये आगे देखते हैं। महमूद गजनी एवं बलबन ने अपने वंश को फिरदौसी शाहनामा वर्णित आफरासियाब से जोड़ा है। फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित आफरासियाब से जोड़ा अपने वंश को। उन्होंने स्वयं को आफरासियाब का वंशज बताया। किसने? शाह, जो आपका शाहनामा है फिरदौसी ने जो लिखी उसमें। बलबन केवल 1 साल के लिए नायब के पद से अबदस रहा था, सिर्फ 1 साल के लिए। इल्तुतमिश ने जहां 33 प्रशासकों का वंशावली निरीक्षण हटाया था, वहीं बलबन ने अपने सभी अधिकारियों का करवाया और 30 अधिकारियों को हटा दिया। इल्तुतमिश ने क्या करा? 33 जो प्रशासक थे उनकी वंशावली निरीक्षण करके हटा दिया। वहीं बलबन ने भी ये करा। 1236 से 1266 ईस्वी तक का काल जो है दिल्ली सल्तनत के इतिहास में चालीसा का शासन युग के रूप में प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछेगा ना, चालीसा का शासन युग के रूप में कौन सा प्रसिद्ध है? तो 1236 से 1240 तक का जो 66 तक का जो समय रहा है, 1236 से 1266 का समय चालीसा का शासन के रूप में प्रचलित है। नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसकी केवल एक पत्नी थी। केवल एक पत्नी थी। किसकी? नसीरुद्दीन महमूद दिल्ली सुल्तान का एकमात्र सुल्तान था, नहीं तो सबकी 2-2 4-4 थी। बलबन ने जो थी बहुत इंपॉर्टेंट है सिजदा। सिजदा मतलब भूमि पर लेट कर अभिवादन कराना, और पैबोज सुल्तान के चरणों को चूमना। सिजदा और पैबोज की रीति आरंभ करी थी बलबन ने, और बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज की भी प्रारंभ करी। ये लाइन 5 स्टार से भी ऊपर अगर हो तो मैं दे दूँ इसको। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये लाइन कि सिजदा और पैबोज किसने शुरू करा? सिजदा लेटना और पैबोज पैरों को चूमना बलबन ने शुरू करा, और नवरोज त्यौहार भी बलबन ने शुरू करा। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या कहती? दीवाने अर्ज इसने शुरू करा, सैन्य विभाग। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई बलबन के बारे में, ये बताई रज़िया सुल्तान के बारे में, ये तो पूछेगा नहीं। इल्तुतमिश के कुछ अभियान, इल्तुतमिश के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई, और ये आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये हो गया आपका गुलाम वंश खत्म। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या? गुलाम वंश। क्या पढ़ लिया? तो आप ऐसे हेडिंग बनाओ, गुलाम वंश। ठीक है, एक बार सारे राजाओं की क्रोनोलॉजी लिख लो ऐबक से लेके। ठीक है, अपना ये बलबन तक सब लिख डालो, क्रोनोलॉजी रज़िया सुल्तान इन सब के बारे में। फिर ऐबक के बारे में लिख लो जो पॉइंट लिखा है मैंने, रज़िया सुल्तान के बारे में लिख लो, बलबन के बारे में लिख लो, इल्तुतमिश, बस ये 4 राजाओं के बारे में लिख लो। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे ही मिल जाता है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अब बचा आपका कौन सा? खिलजी वंश। तो अब इसको कल के लेक्चर में खिलजी वगैरह पढ़ डालेंगे। ठीक है, तो लेक्चर कैसा लगा मध्यकालीन भारत इतिहास का कमेंट में ज़रूर बताओ। अब डेली लेक्चर मिलेगा, थोड़ा स्वास्थ्य नहीं सही था इसलिए नहीं दे पाया था। ठीक है, अब तो डेली मिलेगा ही। चलिए, नमस्कार।